नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल मधु अकादमी पर मैं हेमंत जांगेड़ एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। देखिए दोस्तों, पिछली कक्षा की बात करें तो हमने पिछली कक्षा में व्याकरण का परिचय, व्याकरण के अंग, वर्ण, शब्द, वाक्य और इनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे उन सभी की हमने विस्तृत चर्चा कर ली थी। और लास्ट में अपन आ गए थे वर्णों पर कि वर्ण किसे कहते हैं। तो अपना जो अगला बिंदु है वो है वर्ण। देखिए दोस्तों, वर्णों पर चर्चा करते हैं तो हम कहेंगे कि वर्ण किसे कहा जाता है। तो हमने पहले ही देख लिया था कि मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि के लिखित रूप को वर्णों के नाम से जाना जाता है। हमने पहले ही देख लिया था कि मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि के लिखित रूप को क्या कहा जाता है, वर्ण कहा जाता है। सीधी परिभाषा की यदि चर्चा करें तो हम कह सकते हैं कि लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है, वर्ण कहलाती है। लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है दोस्तों, वर्ण कहलाती है। अब बात आती है कि वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। तो हमने कहा वर्ण दो प्रकार के होते हैं, एक है स्वर और दूसरा है व्यंजन। ध्यान से देखते रहिएगा दोस्तों, लिखने में ध्यान न दें, पहले समझें। स्वर किसे कहते हैं और व्यंजन किसे कहते हैं, इस पर चर्चा करेंगे। हमने कहा कि स्वर किसे कहा जाता है। सीधी सी बात करें तो हम कहेंगे जब अपन ध्वनियों का उच्चारण करते हैं तो अपनी ध्वनियों के साथ में हवा भी बाहर निकलती है और वह हवा क्या कहलाती है, प्राणवायु कहलाती है। क्या कहलाती है, प्राणवायु। तो हमने कहा वे ध्वनियाँ जिनके उच्चारण में वाग यंत्र से प्राणवायु बिना किसी बाधा के बाहर निकलती है वे स्वर कहलाते हैं। जबकि वे ध्वनियाँ जिनके उच्चारण में प्राणवायु बाधा के साथ, किसी न किसी बाधा के साथ बाहर निकलती है, वो क्या कहलाते हैं, व्यंजन कहलाते हैं। तो भाषा विज्ञान की परिभाषा हुई। लेकिन यदि अपन बात करते हैं तो हम कहेंगे कि वे वर्ण जो मुख विवर से स्वतंत्र रूप से उच्चरित होते हैं वे स्वर कहलाते हैं। जबकि वे वर्ण जो मुख विवर से स्वतंत्र रूप से उच्चरित नहीं होते हैं अपितु किसकी सहायता से, स्वरों की सहायता से उच्चरित होते हैं, उन्हें किस नाम से जाना जाता है, व्यंजनों के नाम से जाना जाता है। तो हमने क्या देखा कि स्वर जो है वो स्वतंत्र रूप से उच्चरित होते हैं। किस रूप से उच्चरित होते हैं, स्वतंत्र रूप से उच्चरित होते हैं। लेकिन यदि बात की जाए व्यंजन तो ये स्वतंत्र रूप से उच्चरित नहीं होते, ये स्वतंत्र रूप से उच्चरित नहीं होते। फिर हमने कहा कि वे वर्ण जिनके उच्चारण में किसी प्रकार की कोई सहायता नहीं ली जाती है वो स्वर कहलाते हैं। जबकि वे वर्ण जिनके उच्चारण में किसी दूसरे की सहायता ली जाती है वो क्या कहलाते हैं, व्यंजन। तो दूसरी चीज़ एक और देखने को मिली कि स्वरों के उच्चारण में किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं होती है, जबकि हमने कहा है व्यंजनों के उच्चारण में सहायता की आवश्यकता होती है। तो दो चीज़ों पर अपन ने गौर किया है कि स्वरों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है जबकि व्यंजनों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से नहीं होता है। फिर बात की स्वरों के उच्चारण में किसी प्रकार की कोई सहायता दूसरों से नहीं ली जाती है, जबकि हमने कहा व्यंजनों के उच्चारण में सहायता की आवश्यकता होती है। अब बात आती है कि हमने कहा कि वे ध्वनियाँ जिनका उच्चारण वाग यंत्र से स्वतंत्र रूप से होता है वे स्वर कहलाती है। जबकि वे ध्वनियाँ जिनका उच्चारण वाग यंत्र से स्वतंत्र रूप से नहीं होता है अपितु स्वरों की सहायता से होता है वो क्या कहलाती है, व्यंजन कहलाते। अब बात आती है कि यदि अपन सीधी परिभाषा पर बात करें तो हम सीधा कहेंगे कि वे वर्ण जिनका उच्चारण मुख विवर से, एक शब्द अपने पास आया है दोस्तों, मुख विवर। वे वर्ण जिनका उच्चारण मुख विवर से स्वतंत्र रूप से होता है उन्हें क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। विवर का अर्थ लेते हैं अपन गुफा से, या बिल कह सकते हैं या छेद कह सकते हैं। अर्थात वे वर्ण जो मुख रूपी गुफा से स्वतंत्र रूप से उच्चरित हो जाते हैं उन्हें स्वर कहा जाता है। जबकि वे वर्ण जो मुख रूपी गुफा से स्वतंत्र रूप से उच्चरित नहीं होते हैं उन्हें किस नाम से जाना जाता है, व्यंजनों के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, व्यंजनों के नाम से जाना जाता है। ये तो अपन ने क्या देखा, इनकी विशेषता और इनकी परिभाषा के बारे में देखा। आगे चर्चा करते हैं दोस्तों। तो सुने, एक शब्द अपने पास और भी आता है कि अक्षर किसे कहा जाता है, अक्षर।
अक्षर के बारे में यदि अपन चर्चा करें तो हम केवल इतना ही कहेंगे कि वे सभी ध्वनियाँ जो उचित क्रम में बोली जाती है, वे सभी ध्वनियाँ जो उचित क्रम में बोली जाती है वो अक्षर कहलाती है। अर्थात जिन ध्वनियों का उच्चारण एक श्वास में हो जाता है उन्हें अक्षर के नाम से जाना जाता है। ये ध्वनियाँ वर्ण ध्वनियाँ हो सकती है, ये ध्वनियाँ शब्द ध्वनियाँ भी हो सकती है। अर्थात वे ध्वनियाँ जो एक क्रम में उच्चारित हो जाती है उन्हें किस नाम से जाना जाता है? अक्षर ध्वनियों के नाम से जाना जाता है। या यूँ कहें कि वे ध्वनियाँ जो एक सांस में उच्चारित हो जाती है उन्हें अक्षर ध्वनियों के नाम से जाना जाता है। हम यहाँ कह सकते हैं कि प्रत्येक वर्ण अक्षर हो सकता है, प्रत्येक वर्ण क्या हो सकता है? अक्षर हो सकता है, लेकिन प्रत्येक अक्षर वर्ण नहीं हो सकता दोस्तों। प्रत्येक वर्ण अक्षर हो सकता है लेकिन प्रत्येक अक्षर वर्ण नहीं हो सकता है, क्योंकि वर्णों की संख्या सीमित है लेकिन अक्षरों की संख्या सीमित नहीं है। इस वजह से हमने कहा कि वे ध्वनियाँ जो उचित क्रम में, अर्थात ऐसी वर्ण ध्वनियाँ या ऐसी शब्द ध्वनियाँ जो उचित क्रम में बोली जाती है या उच्चरित होती है उन्हें अक्षर के नाम से जाना जाता है। या यूँ कहें कि वे ध्वनियाँ जो एक श्वास में उच्चरित हो जाती है उन्हें किस नाम से जाना जाता है? अक्षर के नाम से जाना जाता है। ये तो अपन ने बात की अक्षर पर। आगे चर्चा करते हैं वर्णों पर सीधे आते हुए कि वे वर्ण जो मुख्य विवर से स्वतंत्र रूप से उच्चरित होते हैं वो स्वर कहलाते हैं, जबकि वे वर्ण जो मुख्य विवर से स्वतंत्र रूप से उच्चरित नहीं होते हैं, किसकी सहायता से उच्चरित होते हैं? स्वरों की सहायता से वो क्या कहलाते हैं? व्यंजन कहलाते हैं। आगे चर्चा करें तो यहाँ हिंदी के अपन कोड वर्ड देखेंगे। मैं कहूँ आपसे हम स्वरों को पति के नाम से जानेंगे, जबकि व्यंजनों को किस नाम से जानेंगे? पत्नी के नाम से जानेंगे। देखिएगा दोस्तों, ये एकमात्र ट्रिक है जो अपन को पूरी हिंदी पढ़ने में सहायता प्रदान करेगी। अब देखना स्वर पति कैसे और व्यंजन पत्नी कैसे हैं, इनका जो तालमेल है वो बैठाते हैं। हमने कहा स्वर वह जो स्वतंत्र रूप से उच्चरित होते हैं स्वर कहलाते हैं। पति वह जो स्वतंत्र रूप से कहीं भी आ जा सकता है, वह जो स्वतंत्र रूप से कहीं भी आ जा सकता है। या यूँ कहें कि वह जो स्वतंत्र रूप से कहीं भी रोता फिरता है वो क्या कहलाता है? पति। अर्थात जो स्वतंत्र रूप से आ जा सकता है या स्वतंत्र रूप से उच्चरित होता है वह स्वर या पति कहलाता है। तो हमने कहा पति क्या है? स्वर, और स्वरी क्या है? पति। यहाँ बात करें व्यंजन, वह वर्ण जो स्वतंत्र रूप से उच्चरित नहीं होते हैं अपितु स्वरों की सहायता से उच्चरित होते हैं, क्या कहलाते हैं? व्यंजन। यहाँ भी बात करें वह जो स्वतंत्र रूप से कहीं भी आ जा नहीं सकती अपितु पति की सहायता से आती जाती है वो क्या कहलाती है? पत्नी। देखिए दोस्तों, ये एक मात्र ट्रिक है, नहीं तो आप कहने लग जाओगे नहीं सर पति तो फिर भी नहीं जाते स्वतंत्र रूप से, लेकिन पत्नियाँ तो कहीं भी आ जा सकती है। लेकिन ऐसी कोई भी बात नहीं है, अपन यहाँ पर केवल ट्रिक देख रहे हैं। तुमने कहा वे वर्ण जो मुख्य विवर से स्वतंत्र रूप से उच्चरित होते हैं वो स्वर कहलाते हैं, जबकि जो स्वरों की सहायता से उच्चरित होते हैं वो क्या कहलाते हैं? व्यंजन। जबकि हमने यहाँ पर चर्चा की वह जो स्वतंत्र रूप से कहीं भी आ जा सकता है वो पति कहलाता है, और वह जो स्वतंत्र रूप से कहीं भी आ जा नहीं सकती अपितु पति की सहायता से आती जाती है वो क्या कहलाती है? पत्नी। और इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम बात करें कि जिस प्रकार पत्नियाँ पति के नाम का सिंदूर लगाती है, जिस प्रकार पत्नियाँ पति के नाम का सिंदूर लगाती है उसी प्रकार ये व्यंजन भी स्वरों के नाम की क्या लगाते हैं? मात्रा लगाते हैं। तो अपने पास एक चीज़ निकल कर आई है कि व्यंजन स्वरों के नाम की क्या लगाते हैं? मात्रा। ध्यान देंगे दोस्तों, जब अपन स्वरों का वर्गीकरण पढ़ेंगे तो वहाँ अपने ये शब्द काम आने वाला है, कौन सा? मात्रा। तो ध्यान देंगे मात्रा किसके नाम की लगती है? स्वरों के नाम की लगती है। तो ये हमने देखा स्वर और व्यंजन। अब बात आती है, सबसे पहले चर्चा करेंगे अपन किस पर? स्वरों पर। सबसे पहले अपन चर्चा किस पर करने वाले हैं दोस्तों? स्वरों पर अपन चर्चा करने वाले हैं कि स्वर किसे कहते हैं और स्वरों की संख्या कितनी है। लेकिन उसके पहले मैं मौखिक रूप से यदि आपसे चर्चा करूं तो हम कहेंगे कि स्वरों की संख्या कितनी है? 11। स्वरों की संख्या कितनी है यहाँ? 11। जबकि व्यंजनों की मूल संख्या कितनी मानी जाती है? 33 मानी जाती है। जैसे अपन एक डायग्राम के माध्यम से देख लीजिए, अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ और औ। ये तो क्या हो गए? स्वर। जबकि व्यंजनों की बात करें तो हम कहेंगे पूरा का पूरा क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, कचड़ तप,
फिर इसके बाद में यदि अपन बात करें तो अंतस्थ य, र, ल, व, और इसके बाद बात करें स, स और ह। अब देखो ये ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, न, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ और म। अब देखो दोस्तों, ये कंठ से बोला जाता है, तालु से बोला जाता है, मूर्धा से बोला जाता है, दांतों से बोला जाता है और होठों से बोला जाता है। ये अंतस्थ कहलाते हैं और ये ऊष्मों के नाम से जाने जाते हैं। अब देखो 11 स्वर हो गए और प्रत्येक वर्ग में 5 तो 25, ये और ये 4 और ये 4, 25 4 4 8 बराबर कितने हो गए 33। तो यहाँ से एक बात निकल कर आती है कि कुल मूल वर्णों की संख्या, ये अपना पहला प्रश्न है कि कुल मूल वर्णों की संख्या। देखो कुल मूल वर्णों की संख्या कितनी आ गई दोस्तों अपने पास, 11 तो स्वर प्लस 33 व्यंजन बराबर कितने हो गए 44। हमने कहा 11 स्वर होते हैं अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ और औ। जबकि व्यंजनों की बात करें तो क, च, ट, त, प 5 वर्ग होते हैं और पांचों वर्गों में 5 वर्ण अर्थात 25 ये स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। इन पर चर्चा करेंगे अपन बाद में। ये 25 और 4 होते हैं अंतस्थ और 4 होते हैं ऊष्म। इस प्रकार कितने हो गए 8। तो 11 प्लस 33 बराबर कितने हैं 44। तो संयुक्ताक्षर कुल मूल वर्णों की संख्या अपने पास कितनी आ चुकी है 44। जबकि दूसरे प्रश्न पर यदि अपन चर्चा करें तो बात आती है संयुक्ताक्षर। संयुक्ताक्षर सहित कुल मूल वर्णों की संख्या। संयुक्ताक्षर सहित कुल मूल वर्णों की संख्या। अब ये जो मूल व्यंजन है इसके बाद 4 संयुक्ताक्षर और भी होते हैं और वो होते हैं क्ष, त्र, ज और स्र। ये 4 संयुक्ताक्षर। अब देखो तो संयुक्ताक्षर सहित कुल मूल वर्णों की संख्या, संयुक्ताक्षर से 4 और कुल मूल वर्ण थे 44 तो बराबर कितने हो गए 48। तो संयुक्ताक्षर सहित कुल मूल वर्णों की संख्या कितनी हो गई 48। एक प्रश्न और भी पूछता है दोस्तों यहाँ से, ये संयुक्ताक्षर और यदि यहाँ मान लो लिख दिया जाए रहित, यदि हम लिख दें संयुक्ताक्षर रहित कुल मूल वर्णों की संख्या तो 4 - 48 बराबर कितने आ जाएंगे 44। तो हमने कहा कि संयुक्ताक्षर सहित वर्णों की संयुक्ताक्षर सहित कुल मूल वर्णों की संख्या कितनी आ गई 48। जबकि यदि पूछ लिया जाए नंबर 4 पर संयुक्ताक्षर रहित कुल मूल वर्णों की संख्या तो 4 - 48 वापस भी कितने आ जाएंगे 44। बात तो एक ही है, वो प्रश्न घुमा के दे रहा है। मतलब अपन को क्या कहना है कि संयुक्ताक्षर रहित कुल मूल वर्णों की संख्या वापस कितनी आ जानी है 44 आ जानी है। संयुक्ताक्षर रहित कुल मूल वर्णों की संख्या कितनी आ जानी है 44। अर्थात ये देखो क्ष, त्र, ज और स्र, इनको मिलाएंगे तो कितने हो गए ये 48। 48 के बारे में बाद में बात करें अपन, 48 के बाद में तो इसमें देखो दोस्तों 2 जुड़ जाते हैं उत्क्षिप्त व्यंजन। उत्क्षिप्त तो ये 48 + 2 कितने हो गए ये 50। फिर इनमें बात करें दोस्तों तो 2 जुड़ जाते हैं अयोगवाह। तो 50 + 2 कितने हो गए 52। तो कुल वर्णों की संख्या कितनी आ गई 52 आ गई। कुल वर्णों की संख्या कितनी आ गई 52। इन्हीं पर अपन क्या करने वाले हैं चर्चा करने वाले हैं। अर्थात अपन कुल मूल वर्णों की संख्या की यदि बात की जाएगी तो कितनी आ जाएगी दोस्तों 44। कुल मूल वर्णों की संख्या कितनी हो गई 44। और मूल वर्णों की बात करें तो इनमें 11 स्वर थे और 33 क्या थे व्यंजन। फिर हमने कहा कि 4 संयुक्ताक्षरों को और लाया गया तो संयुक्ताक्षर सहित कुल मूल वर्णों की संख्या कितनी आ गई 48। और फिर तीसरा प्रश्न आता है संयुक्ताक्षर रहित कुल मूल वर्णों की संख्या वापस कितनी आ गई दोस्तों 44। फिर हमने कहा उत्क्षिप्त व्यंजन, और उत्क्षिप्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं ड और ड। ये 2 उत्क्षिप्त व्यंजन माने गए हैं। इनको मिला करके 48 + 2 कितने हो गए 50। और फिर आया आगे अयोगवाह, और ये 2 अयोगवाह वर्ण कौन कौन से होते हैं अंग और
अह, इन दो को भी मिला दिया जाए तो वर्णों की संख्या कितनी आ जाएगी? 52। तो हमने कहा कि कुल वर्णों की संख्या कितनी है? 52। कुल वर्णों की संख्या, कुल वर्णों की संख्या कितनी हो गई? 52। जबकि कुल मूल वर्णों की संख्या कितनी हो गई? 44। कुल मूल वर्णों की संख्या कितनी हो गई? 44। इन्हीं सब पर अपन आगे चर्चा करने वाले हैं। जब अपन स्वर और व्यंजन को पढ़ेंगे तो इन सब पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं स्वर पर। सीधा सीधा अपना जो टाइटल है, ये तो अपन ने यहाँ थोड़ा सा वो देखा है कि किस आधार पर वर्णों की संख्या 44 है, 48 है, 50 है और 52 है। सुनते हैं। सबसे पहले आता है स्वर। स्वर पर चर्चा करते हैं। स्वर किसे कहते हैं? नंबर 1 स्वर। स्वर, इस स्वर को संस्कृत में अच के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? अच के नाम से जाना जाता है। हमने कहा कि वे वर्ण जो मुख्य विवर से स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। सुनिएगा दोस्तों, स्वर, हमने कहा कि स्वरों की कुल संख्या कितनी है? 11। कौन कौन से होते हैं? ये अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ और औ। तो स्वरों की संख्या कितनी आ गई? 11। जबकि हमने कहा कि मात्रा के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी होती है? 10। क्यों? क्योंकि अ की केवल सिर और रेखा लगती है, मात्रा नहीं गिनी जाती। तो मात्रा के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी? 10। क्योंकि एक को माइनस करेंगे तो कितने बचेंगे? 10। ये आ की मात्रा, ये ई की, ये बड़ी ई की, ये ऊ की, ये बड़े ऊ की, ये री की, ये ए की, ये ऐ की, ये ओ की और ये औ की। तो मात्रा के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी आ गई दोस्तों? 10 आ गई। कितनी आ गई? 10। अब बात करते हैं आगे स्वरों की संख्या पर। हमने कहा कि स्वरों की संख्या कितनी है? 11। बहुत सारे विद्वानों ने कहा कि स्वरों की संख्या 10 है और बहुत सारों ने भी कहा कि स्वरों की संख्या 13 है। इन पर चर्चा करते हैं, ऐसा क्यों है? सुनना दोस्तों, हमने कहा कि स्वरों की संख्या कितनी है? 11। पहली बात तो ये रही। दूसरी भी बात करें 10, तो स्वरों की संख्या 10 होती ही नहीं है। क्यों नहीं होती? इस पर चर्चा करते हैं कि स्वरों की संख्या 10 किसने मानी? सुनना, स्वरों की संख्या 10 मानी है भोलानाथ तिवारी ने। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी, डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने कहा है कि स्वरों की संख्या कितनी है? 10 है। कितनी है? 10। क्यों है? क्योंकि उन्होंने री को स्वर नहीं माना है। उन्होंने इस री का खंडन करते हुए कहा है कि री एक स्वर नहीं है। क्यों? क्योंकि री का उच्चारण र धन ई बराबर री के समान होता है। इसी कारण डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने स्वरों की संख्या कितनी मानी? 10। उन्होंने खंडन किया है कि री एक स्वर नहीं है, क्योंकि री का उच्चारण तो र धन ई बराबर री के समान होता है। लेकिन अपन चर्चा कर रहे हैं दोस्तों आगे की, तो बात आती है कि स्वरों की संख्या 11 है। क्यों? क्योंकि री एक तत्सम स्वर है, संस्कृत से ग्रहित है, अर्थात मूल भाषा का है। तो फिर आगे बात आती है कि हिंदी एक मानक भाषा है, एक वैज्ञानिक भाषा है और हिंदी में तत्सम सद्भव शब्दों का भी प्रयोग होता है। और इसी को यदि आधार माना जाए तो री हिंदी में आता है। और इसी आधार पर हमने कहा कि स्वरों की कुल संख्या कितनी है? 11। तो याद रखेंगे, स्वरों की संख्या 10 किसके द्वारा मानी गई? डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के द्वारा। उन्होंने किसको स्वर नहीं माना है? री को स्वर नहीं माना है। और फिर तीसरा लॉजिक जो है 13, तो बात की जाए कि ये 13 जो है वो होते हैं मूल भाषा में। अब जो ही मूल भाषा का नाम आएगा आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि मूल भाषा का सीधा मतलब होता है किससे? संस्कृत से। अर्थात संस्कृत में 2 स्वर और भी है, और वो कौन कौन से हैं? री, ये री, और एक है ली। देखो, री के एक गुंडी लगती है तो छोटा और डबल गुंडी लग जाए तो बड़ा। ये 2 स्वर संस्कृत में माने जाते हैं। इसी कारण मूल भाषा में स्वरों की संख्या कितनी है? यहाँ पर 13 है। तो आपको बात समझ में आ गई होगी। हम याद रखेंगे कि स्वरों की कुल संख्या 11 है, जबकि मात्रा के आधार पर कितनी मानी गई है? 10। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने स्वरों की संख्या कितनी मानी? 10। उन्होंने किसको स्वर नहीं माना? री को। क्यों नहीं माना? क्योंकि इसका उच्चारण किसके समान होता है? री के समान। और मूल भाषा में स्वरों की संख्या कितनी? 13। ऐसा विद्वानों ने माना है, क्योंकि मूल भाषा में 2 स्वर और भी होते हैं, री और
री। इस आधार पर उन्होंने कह दिया कि स्वरों की संख्या कितनी है 13, लेकिन सर्वमान्य मत की बात करें तो हम याद रखेंगे कि स्वरों की कुल संख्या कितनी है 11। आगे चलते हैं दोस्तों, हमने ये तो कह दिया कि स्वरों की कुल संख्या 11 है, जबकि मात्रा के आधार पर कितनी मानी गई है 10। अब आगे सुने, मैंने कहा दोस्तों यदि किसी वर्ण के नीचे हलंत लगा हो तो वह आधा माना जाता है, और आधे का मतलब सीधा किससे लिया जाता है, व्यंजन से, और व्यंजन का मतलब सीधा अपन किससे लेते हैं, पत्नी से लेते हैं। अब देखो दोस्तों, हमने पहले ही देख लिया कि जिस प्रकार पत्नियां पति के नाम का सिंदूर लगाती है, उसी प्रकार व्यंजन भी स्वरों के नाम की क्या लगाएंगे, मात्रा लगाएंगे। उसी प्रकार व्यंजन स्वरों के नाम की क्या लगाएंगे दोस्तों, मात्रा लगाते हैं। तो हमने कहा ये क आधा है, मतलब क्या है, ये व्यंजन है, और व्यंजन का सीधा मतलब किससे लेते हैं अपन, पत्नी से, प्लस आ क्या है, एक स्वर है, और स्वर का सीधा मतलब किससे लेते हैं अपन, पति से। अब देखना दोस्तों, हमने कहा इस क में आ के नाम की मात्रा लगी तो क्या बना, का। ये पत्नी यदि इस पति के नाम का सिंदूर लगाती है तो एक जोड़ा तैयार होता है, और पति और पत्नी के जोड़े को किस नाम से जानते हैं, दंपति के नाम से जाना जाता है। और वर्ण कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों, 2 प्रकार के, स्वर और व्यंजन। तो हमने कहा कि जिस प्रकार पत्नियां पति के नाम का सिंदूर लगाती है, उसी प्रकार व्यंजन भी स्वरों के नाम की क्या लगाते हैं, मात्रा लगाते हैं। तो दोस्तों आगे चर्चा करें तो ये जो क व्यंजन है, ये व्यंजन इन स्वरों के नाम की क्या लगाएगा, मात्रा लगाएगा। तो देखते हैं दोस्तों आगे, क में इन स्वरों के नाम की मात्रा लगाकर देखना। क में आ की लगी तो क्या बन गया, क। आ की लगी तो का, ई की लगी तो की, बड़ी ई की लगी तो की, ऊ की कु, बड़े ऊ की कु, री की क्री, ए की के, आई की कई, ओ की को, और औ की कौ। तुमने क्या देखा कि स्वरों की कुल संख्या कितनी है 11, जबकि मात्रा के आधार पर कितनी मानी जाती है 10। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार स्वरों की संख्या कितनी है 10। उन्होंने किसको स्वर नहीं माना, री को नहीं माना, खंडन किया, री का उच्चारण रदन ई के समान होता है। अब बात आती है दोस्तों, यहाँ तक तो हमने देख लिया कि ये मात्रा लगा दी, लेकिन आप जब छोटे थे और छोटी कक्षाओं में आप थे तो आपने देखा होगा कि आपके अध्यापक जी ने, आपकी मैडम ने, आपकी माँ ने, या आपके घर में जो दादाजी थे आपके दादाजी ने जब आपको मात्राओं का ज्ञान करवाया, आपको स्वरों के बारे में बताया, तो 2 चीज़ें और भी देखने को मिली होगी कि सर जब अपन पढ़ते हैं अ आ ई ऊ री ए ऐ ओ औ, तो 2 वर्ण और भी आते हैं, अंग और अह, तो इनकी भी तो मात्रा लगती है ना। तो फिर ये भी क्या होने चाहिए, स्वर होने चाहिए। बात तो यही है कि जिनके नाम की मात्रा लगती है वो क्या कहलाते हैं, स्वर। तो फिर ये स्वर क्यों नहीं है, इस पर चर्चा करते हैं दोस्तों। तो ये स्वर नहीं है तो फिर ये दोनों क्या है, हमने कहा ये दोनों क्या है, अयोगवाह है। ये दोनों क्या है, अयोगवाह। अब देखो अयोगवाह का यदि शाब्दिक विच्छेद करें, अधन योग धन वाह होता है। वाह का मतलब लेते हैं अपन वहन से, योग का मतलब लेते हैं जुड़ाव से, और अ का मतलब होता है नहीं, अर्थात जो जुड़ करके वहन नहीं होते हैं, किनके साथ, व्यंजनों के साथ, वो क्या कहलाते हैं, अयोग वाह कहलाते हैं। अर्थात जिनका किसी के साथ जुड़ाव होकर वहन नहीं होता है वह अयोग वाह के नाम से जाने जाते हैं। हकीकत यदि देखा जाए तो हकीकत में तो ये मात्र एक ध्वनि आती जिसे अनुस्वार की ध्वनि और विसर्ग की ध्वनि के नाम से जाना जाता है। ये ध्वनि आती जिसे अनुस्वार की ध्वनि और विसर्ग की ध्वनि के नाम से जाना जाता है। तो फिर बात आती है कि ये ध्वनियाँ हिंदी के संसार में चलती है किसके सहारे, स्वरों के सहारे चलती है। ये ध्वनियाँ हिंदी के संसार में किसके सहारे चलती है, स्वरों के सहारे चलती है। इसी कारण ये अंग और अह इन दोनों को क्या मान लिया गया है, अयोग वाह मान लिया गया। अर्थात ऐसे वर्ण जिनका किसी के साथ जुड़ाव नहीं होता है, ऐसे वर्ण जिनको न तो स्वरों में गिना जाता है और न ही व्यंजनों में गिना जाता है, उन सभी को अपन किस नाम से जानते हैं, अयोग वाह के नाम से जाना जाता है। और इस अयोग वाह अंग को अपन अनुस्वार बोल सकते हैं और अह को अपन विसर्ग की ध्वनि के नाम से जान सकते हैं। तो पूरा का पूरा हमने देख लिया और फाइनल डिसीजन पे अपन पहुंचे कि स्वरों की कुल संख्या कितनी है, 11, जबकि मात्रा के आधार पर कितनी मानी गई है, 10 मानी गई। तो आशा करता हूं दोस्तों बात समझ में आ रही होगी और आप देखते रहें, मैं पूर्ण विश्लेषण करता हुआ आपको सब चीज़ों को एक एक तथ्य के साथ प्रस्तुत करूंगा। आप ध्यान से देखते रहिए। चलते हैं अपन आगे की तरफ
और आगे बात करते हैं अपन स्वरों के वर्गीकरण की। तो अगला जो बिंदु आता है अपना दोस्तों, वो आता है स्वरों का वर्गीकरण। कि स्वरों का वर्गीकरण कौन कौन से भागों में किया गया है, इस पर चर्चा करते हैं। तो मैं मौखिक रूप से आपके सामने कह रहा हूँ कि पहला जो भाग आता है इसका, वो आता है उत्पत्ति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। उत्पत्ति के आधार पर कैसे उत्पत्ति हुई। दूसरा आता है उच्चारण मात्रा, उच्चारण में लगने वाले समय या कालमान के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। तीसरा आता है दोस्तों ओष्ठों की स्थिति या ओष्ठाकृति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। चौथा आता है दोस्तों जिह्वा स्थान या जिह्वा की क्रियाशीलता के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। पांचवा आता है दोस्तों मुखाकृति या जिह्वा प्रयत्न के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। और फिर लास्ट में आता है नंबर 6 पे कि उच्चारण स्थान के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। इसके अलावा भी अपन चर्चा कर सकते हैं कि जाति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण होगा। एक दो भागों पर अपन और चर्चा करेंगे, लेकिन पहले नंबर 1 से पढ़ना प्रारंभ करते हैं। तो चलिए दोस्तों, अपना जो नंबर 1 पार्ट आता है यहाँ पर, वो है उत्पत्ति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। उत्पत्ति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। सुनिएगा दोस्तों, उत्पत्ति के आधार पर स्वरों को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है मूल स्वर और दूसरा आता है संधि स्वर। संधि स्वर, और इन्हीं संधि स्वरों को संध्यक्षर के नाम से भी जाना जाता है। संध्यक्षर के नाम से भी जाना जाता है। अब बात आती है कि स्वरों की कुल संख्या कितनी है दोस्तों, 11। तो डिवाइडेशन भी कितने में से होगा, 11 में से होगा। सुनिए दोस्तों, मूल का मतलब होता है जड़। मूल का मतलब क्या होता है दोस्तों, जड़ होता है। तो हमने कहा कि मूल स्वर किसे कहा जाता है। सुनना, वे स्वर जो मूल रूप में पैदा हुए हैं, या यूँ कहें कि वे स्वर जो जड़ रूप में उत्पन्न हुए हैं, या यूँ कहें कि वे स्वर जो प्राचीन समय में पैदा हुए हैं, वे स्वर जो प्राकृतिक रूप से पैदा हुए हैं, वे स्वर जो नैसर्गिक रूप से पैदा हुए हैं, वे स्वर जो बीज रूप में पैदा हुए हैं, वे सभी स्वर कौन से स्वर कहलाएंगे, मूल स्वर कहलाएंगे। अर्थात जिनको किसी की सहायता की जरूरत ना पड़ी, वो कौन से स्वर कहलाते हैं, मूल स्वर कहलाते हैं। जो स्वयं उत्पन्न हुए हैं, वे कौन से स्वर कहलाएंगे, मूल स्वर। तो एक लाइन में हम कहेंगे कि वे स्वर जो मूल रूप में पैदा हुए हैं या जिनके टुकड़े नहीं हो सकते, वो कौन से स्वर कहलाते हैं, मूल स्वर कहलाते हैं। और वो कौन कौन से हैं दोस्तों, अ, ई, उ और रे। तो हमने कहा कि मूल स्वरों की संख्या कितनी आ गई, 4। मूल स्वरों की संख्या कितनी आ गई दोस्तों, 4। इन मूल स्वरों को जड़ स्वर कहते हैं। इन मूल स्वरों को स्वतंत्र स्वर कहा जाता है। इन मूल स्वरों को ही आदि स्वर भी कहा जाता है। इन मूल स्वरों को ही प्राकृतिक स्वरों के नाम से जानते हैं। इन मूल स्वरों को ही नैसर्गिक स्वरों के नाम से भी जाना जाता है। और इन मूल स्वरों को ही बीजाक्षर के नाम से जाना जाता है। और इन मूल स्वरों को ही रूढ़ाक्षर के नाम से भी जाना जाता है। ये सारे के सारे किसके नाम है दोस्तों, मूल स्वरों के। 11 में से 4 गए तो कितने बचे, 7। तो संध्यक्षरों की संख्या कितनी आ गई, 7 आ गई। अब देखो, संधि का शाब्दिक अर्थ होता है दोस्तों मेल। संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, मेल। मेल का मतलब मिलन। अर्थात वे स्वर जो 2 स्वरों के मिलन से बने हैं, वे कौन से स्वर कहलाते हैं, संधि स्वर कहलाते हैं। वे स्वर जो 2 स्वरों के मिलने से बने हैं, वो कौन से स्वर कहलाते हैं, संधि स्वर कहलाते हैं। और इन्हीं संधि स्वरों को किस नाम से जाना जाता है, संध्यक्षरों के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, संध्यक्षरों के नाम से जाना जाता है। अब बात आती है कि संधि का शाब्दिक अर्थ हो गया मेल। तो ये संध्यक्षर जो शब्द है, इसमें कौन सी संधि है, तो देखो यण संधि है। क्यों है दोस्तों, यण संधि की पहचान है यदि य व र के पहले आधा वर्ण आता है तो वहाँ कौन सी संधि होगी, यण संधि होगी। और यदि य व र के पहले पूरा वर्ण आ जाए तो फिर कौन सी संधि होती है, अयादि संधि। तो देखो दोस्तों, य के पहले आधा वर्ण आ रहा है, इस कारण हमने कहा यहाँ कौन सी संधि है, यण संधि है। कौन सी संधि, यण संधि।
और पूछा जाए कि संधि अक्षर शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, तो हम कहेंगे संधि धन अक्षर। इसका भी पहचान जो है वो ये होती है कि यदि प्रथम शब्द के अंतिम स्वर की ध्वनि ई उ री तथा री हो एवं द्वितीय शब्द का पहला वर्ण यदि असमान स्वर होता है तो वहाँ पर कौन सी संधि होती है, यण संधि होती है। तो हमने कहा कि संधि स्वरों की संख्या कितनी आ गई दोस्तों, 7 आ गई। आगे चर्चा करते हैं। मूल स्वर हैं 4 अ ई उ री। अब इनको यदि छोड़ दिया जाए तो जितने भी बचेंगे वो सारे के सारे कौन से स्वर कहलाएंगे, संधि स्वर। कौन कौन से, आ ई उ ए ऐ ओ और औ, ये कौन से स्वर कहलाते हैं, संधि स्वर कहलाते हैं। तो हमने आगे कहा दोस्तों कि संधि स्वरों को भी 2 भागों में बांटा गया है। देखिएगा दोस्तों, नंबर 1 आता है दीर्घ स्वर और नंबर 2 आता है संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर। देखिए, दीर्घ स्वर, दीर्घ का मतलब होता है बड़ा और संयुक्त का मतलब भी बड़ा, लेकिन ऐसा बड़ा जो लंबा चौड़ा भी है। सुनिएगा, दीर्घ स्वर किसे कहते हैं कि वे स्वर जो 2 समान जाति के स्वरों से मिलकर बने होते हैं। वे स्वर जो 2 समान स्वरों से मिलकर बने होते हैं या समान जाति के स्वरों से मिलकर बने होते हैं, उन्हें दीर्घ स्वर के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, दीर्घ स्वर के नाम से। जबकि वे स्वर जो 2 असमान जाति के स्वरों से या असमान स्वरों से मिलकर बने होते हैं, उन्हें संयुक्त स्वरों के नाम से जाना जाता है। हमने कहा कि संधि स्वरों की संख्या कितनी है, 7। तो डिवाइडेशन भी कितने में से होगा दोस्तों, 7 में से होगा। तो हमने कहा ये जो 7 स्वर है, इन 7 स्वरों में से ऐसे कौन कौन से स्वर है जो 2 समान स्वरों से मिलकर बने हैं। तो फिर हम कहेंगे आ, फिर आता है ई, फिर आता है ओ। ये जो 3 स्वर हैं ये कौन से स्वर कहलाते हैं, दीर्घ स्वर कहलाते हैं। तो 7 में से 3 गए तो कितने बचे, 4। तो फिर हम बात करेंगे कि संयुक्त स्वरों की संख्या कितनी आ गई, 4 आ गई। अब देखो, आ की जो कंडीशन है वो बना है अ प्लस अ से। देखो, अ धन अ समान है, क समान समान है। ई बना है ई धन ई से। देखो, ई समान है, का समान है समान है, और उ बना है उ धन उ से। ये देखो, समान है, का समान है समान। तो वे स्वर जो 2 समान जाति के स्वरों से मिलकर बने होते हैं वो कौन से स्वर कहलाते हैं, दीर्घ स्वर कहलाते हैं। और जो 2 असमान जाति के स्वरों से मिलकर बने होते हैं कौन से कहलाते हैं, संयुक्त स्वर। देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पर आपको एक चीज़ बता दूँ कि जो संयुक्त स्वर हैं वो ए ऐ ओ औ और आ ई उ ये दीर्घ स्वर है और ए ऐ ओ औ संयुक्त स्वर है। कैसे, हमने कहा अ धन ई, समझा रहा हूँ केवल दोस्तों, अभी देखते फिर आपको डायरेक्ट बताऊंगा। अ धन ई से क्या बना, ए। तो फिर हमने कहा अ धन ए बराबर क्या बन गया, ऐ बन गया। अब ये अ भी हो सकता है और आ भी हो सकता है। फिर हमने कहा अ धन उ बराबर क्या बना, ओ। फिर हमने कहा अ धन ओ बराबर क्या बना, औ। देखिएगा दोस्तों, ये हमने समझा है। अब मैं इसी डायग्राम को संधि के माध्यम से डायरेक्ट लिखूंगा, समझिएगा। मैंने लिखा कि आ धन ई, क्योंकि अपन संधि पढ़ेंगे दीर्घ संधि तो अपन को वहाँ समझने में सहायता मिलेगी, इस वजह से डायरेक्ट लिख रहा हूँ। आ धन ई बराबर क्या बना, ए। देखो, आ ई समान है, का समान असमान है। फिर आ धन ए बराबर क्या बन गया, ऐ। ये आ और ए समान है, का समान असमान है। फिर आया आ धन उ बराबर क्या बना, ओ। ये देखो, समान है, का समान है असमान। और फिर आया आ धन ओ बराबर क्या बन गया, औ। देखो, समान है, का समान है असमान। हमने क्या देखा दोस्तों कि जब 2 समान जाति के स्वर आपस में मिलते हैं तो जिनका निर्माण होता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं, और जब 2 असमान जाति के स्वर आपस में मिलते हैं तो जिनका निर्माण होता है वो क्या कहलाते हैं, संयुक्त स्वर कहलाते हैं। तो हमने कहा समान जाति के हैं तो सजातीय और असमान जाति के हैं तो विजातीय। तो कह सकते हैं दोस्तों इन दीर्घ स्वरों को सजातीय स्वर भी कहा जाता है। इन दीर्घ स्वरों को किस नाम से जानते हैं, सजातीय स्वरों के नाम से जाना जाता है। जबकि इन संयुक्त स्वरों को किस नाम से जाना जाता है, विजातीय स्वरों के नाम से भी जाना जाता है।
तो हम यहाँ बात कर सकते हैं कि जाति के आधार पर स्वरों को दो भागों में बांटा गया है, सजातीय स्वर और विजातीय स्वर। तो सजातीय स्वरों की संख्या कितनी? 3। मतलब जो दीर्घ स्वर होते हैं वह सजातीय है और जो संयुक्त स्वर होते हैं वो क्या है? विजातीय स्वर है। तो मैटर एकदम क्लियर हो गया होगा। अब प्रश्न कैसे बनते हैं उस पर चर्चा करते हैं दोस्तों। हमने कहा कि स्वरों की कुल संख्या 11 है। स्वरों की कुल संख्या कितनी है? 11। यदि वो कहे कि स्वरों की कुल संख्या कितनी, तो 11। लेकिन यदि वो प्रश्न पूछता है कि उत्पत्ति के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी है, तब भी कितनी लगानी है दोस्तों? 11 ही लगानी है। तब भी कितनी लगानी है? 11, क्योंकि उसने उत्पत्ति के आधार पर स्वरों की संख्या पूछी है, भाग नहीं पूछे हैं। यदि वो प्रश्न पूछता है कि उत्पत्ति के आधार पर स्वरों को मूलतः कितने भागों में बांटा गया है, तो फिर आप आराम से कह सकते हैं दोस्तों कि 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? मूल स्वर और संधि स्वर। मूल स्वरों की संख्या 4, जबकि मूल स्वरों को जड़ स्वर, स्वतंत्र स्वर, आदि स्वर, प्राकृतिक स्वर, नैसर्गिक स्वर, बीजाक्षर और रूढ़ाक्षर के नाम से भी जाना जाता है। यदि वो कहे कि संधि स्वरों की संख्या कितनी है? 7, और संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मेल। और संधि स्वरों को किस नाम से जानते हैं? संध्यक्षर के नाम से जाना जाता है। और दीर्घ स्वरों की संख्या 3 और संयुक्त स्वरों की संख्या कितनी हो गई? 4। तो इस प्रकार अपन ने पार्ट नंबर 1 देखा कि उत्पत्ति के आधार पर स्वरों को 2 भागों में बांटा गया है, मूल स्वर और दूसरा है संधि स्वर। चलते हैं दोस्तों पार्ट नंबर 2 की तरफ, जिसका नाम है उच्चारण या कालमान या उच्चारण मात्रा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। तो पार्ट नंबर 2 आ रहा है अपना, उच्चारण मात्रा या कालमान के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। नंबर 2 देखो, उच्चारण मात्रा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। उच्चारण मात्रा के आधार पर इसे दोस्तों उच्चारण मात्रा के साथ साथ कालमान भी कह सकते हैं। कालमान का मतलब उच्चारण में लगने वाला समय, उच्चारण में लगने वाला समय। तो हमने कहा कि उच्चारण मात्रा या कालमान के आधार पर स्वरों को 3 भागों में बांटा गया है। स्वरों को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। पहला आता है ह्रस्व स्वर, दूसरा आता है दीर्घ स्वर और तीसरा आता है प्लुत स्वर। देखो, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। सुनिएगा दोस्तों, ह्रस्व कि वे स्वर जिनके उच्चारण में एक मात्रा के जितना समय लगे ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। जिनके उच्चारण में 2 के जितना समय लगे दीर्घ स्वर कहलाते हैं। और जिनके उच्चारण में 3 का समय लगे कौन से स्वर कहलाएंगे? प्लुत स्वर। या यूँ कहें कि वे स्वर जिनके उच्चारण में एक मात्रा के जितना समय लगता है ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से दुगुना समय लगता है दीर्घ स्वर कहलाते हैं। या जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से तिगुना समय लगता है वो कौन से स्वर कहलाते हैं? प्लुत स्वर कहलाते हैं। इन पर चर्चा करते हैं तो थोड़ा सा समझते हैं। हमने कहा कि ह्रस्व, इसका मतलब होता है छोटा, और छोटे का अर्थ अपन सीधा किससे लेते हैं? लघु से लेते हैं। किससे लेते हैं? लघु से। और लघु की मात्रा का जो प्रतीक है वो होता है ये खड़ी पाई, और इसे गिनते हैं 1 मात्रा। फिर आया दीर्घ। दीर्घ का मतलब अपन लेते हैं बड़े से, और बड़े का अर्थ लिया जाता है गुरु से। और गुरु की मात्रा का जो प्रतीक है यस, और इसे गिनते हैं कितनी मात्रा? 2 मात्रा। और फिर आता है प्लुत, और प्लुत की जो मात्रा है उसका प्रतीक है ये 3 के नीचे लगी हुई पूंछ, और इसे गिनते हैं कितनी मात्रा? 3 मात्रा। अब देखिए दोस्तों, एक चीज़ और भी यहाँ पर क्लियर होती है। यदि वो विलोम शब्द पूछता है तो ह्रस्व का विलोम दीर्घ ही होगा, छोटे का विलोम बड़ा ही होगा, और लघु का विलोम क्या होगा? गुरु ही होगा। तो ह्रस्व की 1 मात्रा, दीर्घ की 2 मात्रा और प्लुत की कितनी मात्रा? 3 मात्रा। तो 1 का समय लगा तो ह्रस्व है, 2 का समय लगा तो दीर्घ है, और 3 का समय लगा तो प्लुत होता है। तो चलते हैं दोस्तों आगे। हमने कहा कि स्वरों की संख्या कितनी है? 11। तो डिवाइडेशन कितने में से होगा? 11 में से होगा। तो 11 जो स्वर है उन 11 स्वरों में से ऐसे कौन कौन से स्वर है जिनके उच्चारण में 1 मात्रा के जितना समय लगता है?
कौन कौन से स्वर है दोस्तों? जो मूल स्वर हैं उन्हीं मूल स्वरों को ह्रस्व स्वर के नाम से जाना जाता है। तो फिर बात आती है कि मूल स्वरों की संख्या कितनी है? 4। कौन कौन से होते हैं? अ, ई, उ, री। अ, ई, उ, री। अर्थात ये त्र के नीचे गुंडी लगा दी जाए तो ये री बन जाता है। तो ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी आ गई? 4। तो जितने बचे वो सब क्या कहलाएंगे? दीर्घ। तो 11 में से 4 गए तो कितने बचे? 7। तो दीर्घ स्वरों की संख्या 7। कौन कौन से? ये आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ और औ। तो दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी आ गई? 7 आ गई। अब दोस्तों सुनना, हमने कहा कि उच्चारण में एक मात्रा का समय लगे तो ह्रस्व स्वर और 2 का लगे तो दीर्घ स्वर। अब देखो, जब मुझे बोलना है एक मात्रा, एक मात्रा, ई एक मात्रा, उ एक मात्रा, री एक मात्रा, मतलब काल मान जो है वो एक मात्रा के जितना है। तो की कितनी मात्रा? एक मात्रा। ई की 1, उ की 1, री की 1। ये जो मात्रा संबंधी विवरण हैं, जो मेरे साहित्य मित्र हैं, हम जब साहित्य की बात करेंगे और जब काव्य शास्त्र अपन पढ़ेंगे तो काव्य शास्त्र में अपन देखेंगे छंद, और छंद में अपन बात करेंगे इस मात्रा ज्ञान की। लेकिन यहाँ पर अपन केवल उच्चारण मात्रा के आधार पर देख रहे हैं, तो इस पर चर्चा करेंगे। अब बात आती है दीर्घ स्वरों की। तो दीर्घ स्वर में आता है सबसे पहले आ। तो आ की कितनी मात्रा लगेगी? 2। कैसे? यदि मान लो मुझे अ बोलना है तो कितनी मात्रा लगेगी? 1 मात्रा। फिर अ बोलना है तो कितनी मात्रा लगेगी? 1 मात्रा। और फिर मैंने लिखा अ प्लस अ बराबर क्या है? आ। मतलब बात क्या निकली कि मुझे आ को बोलने के लिए 2 बार अ बोलना पड़ेगा। मतलब आ। कितना हो गया? आ। तो अ की 1 मात्रा, अ की 1 मात्रा और 1 रे कितनी होगी दोस्तों? 2। तो फिर आ की कितनी मात्रा आएगी? 2। ई की भी कितनी? 2। उ की भी कितनी? 2। ए की भी कितनी? 2। ऐ की भी कितनी? 2। और ओ की भी कितनी? 2। और औ की भी कितनी? 2। तो हमने कहा ये सारे के सारे कौन से स्वर है? दीर्घ स्वर है। कौन से स्वर है? दीर्घ स्वर। अब आपके दिमाग में एक चीज़ चल रही होगी कि सर ए न, तो अपन ने देखा था अ आ दन ई के मेल से क्या बना था? ए बना था। तो छोटे छोटे या बड़े बड़े मिलकर क्या हो गए थे? बड़े। तो ऑलरेडी बड़ा है, तो इसकी भी कितनी मात्रा आएगी? 2। अब बात आती है इसके बारे में कि ये बिना मात्रा का है और जब किसी के साथ जुड़ेगा तो एक मात्रा को इंगित करेगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे होते हैं जो दूसरों के साथ जुड़कर ही अपना वर्चस्व कायम करते हैं। सेम इसी की भी कंडीशन यही है कि ये जो एक बिना मात्रा वाला है ये एक मात्रा को इंगित करता है, और एक मात्रा वाला जो होता है वो 2 मात्रा को इंगित करता है। जैसे ये क के साथ जुड़ा तो देखो 1 मात्रा आ गई, और ये एक मात्रा वाला क के साथ जुड़ा तो कितनी मात्रा आ गई? 2 मात्रा आ गई। तो ये छोटा और ये बड़ा। तो बात समझ में आ गई होगी दोस्तों आपके। तो हमने कहा 7 और 4 कितने होंगे? 11। और स्वरों की कुल संख्या तो कितनी है? 11 है। तो फिर प्लुत स्वर के लिए तो बचे ही नहीं। तो फिर प्लुत पर चर्चा करते हैं। प्लुत है क्या? अर्थात हमने कहा कि जिनके उच्चारण में 3 या इससे ज़्यादा समय लगता है वो कौन से स्वर कहलाते हैं? प्लुत स्वर कहलाते हैं। जैसे आपने देखा होगा जब अपन संस्कृत में मंत्रोच्चार करते हैं ओम, तो क्या फिर वहाँ 1 मात्रा या 2 मात्रा से काम चल रहा है? नहीं चल रहा। वहाँ 2 से अधिक मात्रा की आवश्यकता है, और जब 2 से अधिक मात्रा की आवश्यकता होगी दोस्तों तो कौन से स्वर आएंगे? प्लुत स्वर आएंगे। अपन लिखते हैं ओम, और जब अपन इसमें मात्रा ज्ञान करें तो हम लिखेंगे ओम। तो ये कौन सा स्वर हो गया? प्लुत स्वर हो गया, क्योंकि ओ का जो साउंड है वो खिंचकर लंबा हो रहा है। जैसे अपन लिखते हैं कभी माँ, ये माँ। अब माँ के साउंड को खींचते हैं तो आपने देखा होगा ऐसे चिन्ह लगे रहते हैं। ये क्या प्रदर्शित करते हैं कि ध्वनि जो है वो अभी समाप्त नहीं हुई है, वह ध्वनि अभी लगातार चल रही है। माँ, मतलब यहाँ 2 मात्रा से काम नहीं चल रहा, तो यहाँ सीधा कौन सा स्वर आ गया? प्लुत स्वर आ गया। तो बात आती है कि प्लुत स्वर, तो हम कहेंगे कि प्लुत स्वर का प्रयोग मूल रूप से तो संस्कृत में होता था, लेकिन हिंदी में भी होता है। क्यों होता है? जब किसी को पुकारा जाए, किसी को संबोधित किया जाए, किसी को टेर दी जाए, तो वहाँ प्लुत स्वर का ही प्रयोग होता है।
जैसे मैं कहूँ एक प्रेमी और एक प्रेमिका आपस में बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, एक साथ पढ़ते लिखते, एक साथ आते जाते, एक साथ खाना खाते, सब एक साथ। लेकिन दोस्तों एक साथ सुबह सुबह ही लड़ाई हो गई। अब दोनों प्रेमी और प्रेमिका एक दूसरे को देखना तक नहीं चाहते। सुबह से लेकर दिन निकल गया, शाम भी निकल गई, अब तो रात ही होने वाली है। लेकिन प्रेमिका तो फिर भी सब्र कर लेती है, लेकिन प्रेमी से सब्र नहीं होता है। इस कारण प्रेमिका दिमाग खराब हो गया, अब तो रात ही होने वाली है। इस कारण वो प्रेमी अपनी प्रेमिका को मनाना चाहता है। इसी कारण वो उसे मनाने के लिए उसे संबोधित कर रहा है, उसे टेर दे रहा है, उसे आवाज़ दे रहा है। कैसे? वो कह रहा है कि जानू, अर्थात ये ऊ का साउंड जो था ये खिंचकर क्या हो चुका है, लंबा हो चुका है। अर्थात यहाँ 2 मात्रा से काम नहीं चल रहा। कितनी मात्रा लगानी पड़ रही है? 3 मात्रा। और जहाँ 3 मात्रा आ जाती है वो कौन से स्वर कहलाएंगे? प्लुत स्वरों के नाम से जाने जाते हैं। अब बात आती है दोस्तों कि ह्रस्व स्वरों की संख्या 4, दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी हो गई? 7। तो फिर प्लुत स्वरों की संख्या कितनी है? 8। ध्यान देंगे, प्लुत स्वरों की संख्या कितनी होती है? 8 होती है। कैसे होती है कि 7 तो ये दीर्घ स्वर है ही सही, और यहाँ से अपन उठा लेते हैं क्या? अ को उठा लेते हैं। तो 7 और 1 कितने हो गए? 8। तो प्लुत स्वरों की संख्या कितनी हो गई? 8। अब हमने कहा कि मात्रा स्वरों के नाम की ही लगती है, इस पर अपन चर्चा कर चुके थे दोस्तों। तो उस पर भी देख लेते हैं कि मात्रा निर्धारण कैसे करते हैं। सुनना, शब्द लिखा जैसे मान लो मैंने कमल। हमने कहा है कि केवल स्वरों को ही देखना है, क्योंकि स्वरों का मतलब होता है पति, और पतियों को देखने से पति बुरा नहीं मानते, तो कहते हैं आओ आओ देख लो हमारा क्या बिगड़ता। लेकिन पत्नियों को देखना मतलब धारा 376 लगाना। इसी कारण यहाँ पर भी अपन वही चर्चा करेंगे कि हम यहाँ पर केवल स्वरों को ही देखेंगे, क्योंकि मात्रा का जो निर्धारण है वह स्वरों के आधार पर होता है। तो क में क्या छिपाए? अ की एक मात्रा, म में क्या छिपाए? अ की एक मात्रा, और ल में क्या छिपाए? और इसकी कितनी मात्रा? एक मात्रा। तो एक 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 मात्रा। यदि मान लो मैं लिख देता धारा, तो ध में आ है तो कितनी लगेगी? 2, और र में भी क्या है? आ, तो कितनी लगेगी? 2। और देखें जैसे शब्द मान लो कमलेश, क में 1, म में 1 और ले में 2 और स में 1। और देखें शब्द जैसे विकास, देखो आंखें फाड़ के देख लेना दोस्तों। व में ई है, ये ई एक मात्रा, क में आ है 2 मात्रा, और स में अ है तो 1 मात्रा। तो कुल मिला के हमने क्या देखा? उच्चारण मात्रा, उच्चारण काल मान के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया। अब चलते हैं अगले भाग की तरफ। नंबर 3 जो आता है ओष्टाकृति। ओष्टाकृति के आधार पर, यूँ कहें ओष्ठों की आकृति या ओष्ठों की स्थिति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। और ओष्ठों की स्थिति के आधार पर दोस्तों स्वरों को 2 भागों में बांटा गया है। किसकी स्थिति? ओष्ठों की स्थिति। यहाँ पर यदि अपन चर्चा करें तो सोचिए दोस्तों, यदि अपने होठ नहीं होते तो क्या होता? कभी आपने कल्पना की कि यदि अपने होठ नहीं होते तो क्या होता? दुनिया की बहुत सारी चीज़ें अधूरी रह जाती। इस चीज़ को देखने से तो लगता है यार भगवान वाकई में बहुत खतरनाक आदमी है, उसने अपनी सारी चीज़ों को बहुत परफेक्ट बनाया है ताकि अपने सब कार्य आसानी से पूर्ण हो सके। अरे आप गलत वे में न जाएं, मेरा कहना यूँ है यदि मान लो होठ नहीं होते तो क्या कोई लड़का अपने पापा से पापा बोल पाता? नहीं बोल पाता। सब किसकी बदौलत है? होठों की ही बदौलत है, और आपको भी पता है होठों की ही बदौलत है। तो अपने होठ बहुत लचीले हैं, इस कारण ये अनेक प्रकार की आकृतियों को ग्रहण कर जाते हैं, हर जगह एडजस्ट हो जाते हैं, कभी गोल हो जाते हैं और कभी चपटे हो जाते हैं। तो इस आधार पर हमने कहा कि 2 भागों में इनको बांटा गया है। पहला भाग आता है वृत्तमुखी स्वर, वृत्तमुखी स्वर, और दूसरा आता है आवृतमुखी स्वर, आवृतमुखी स्वर। देखिएगा दोस्तों, वृत्त का मतलब गोल और मुखी का मतलब मुख, अर्थात वे स्वर
जिनके उच्चारण में मुख या होठों की स्थिति गोल हो जाती है वे वृत्तमुखी स्वर कहलाते हैं, जबकि वे स्वर जिनके उच्चारण में होठों की स्थिति या मुख की स्थिति गोल नहीं होती है वो क्या कहलाते हैं? अवृत्तमुखी स्वर कहलाते हैं। तो हमने कहा इन वृत्तमुखी स्वरों को ही वर्तुलाकार स्वरों के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? वर्तुलाकार, अर्थात ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में मुख या होठों का आकार वृत्त के समान हो जाता है वो वर्तुलाकार, और जिनके उच्चारण में वृत्त के समान नहीं होता है वो क्या कहलाएंगे दोस्तों? अवर्तुलाकार स्वरों के नाम से जाने जाते हैं। अब बात आती है स्वरों की संख्या कितनी है? 11। तो डिवाइडेशन भी कितने में से होगा? 11 में से होगा। अब सुनिएगा दोस्तों, आपने देखा होगा जब अपन गोल चीज़ों को खाते हैं तो अपने होठ भी क्या हो जाते हैं? गोल। जब आपने गुलाब जामुन खाया होगा, बड़े प्रेम से उठाते हो और ले जाते हो तो अपना होठ और अपना मुंह क्या हो जाता है? गोल हो जाता है। आपको गुलाब जामुन की याद भी आ गई होगी दोस्तों। कोरोना में गुलाब जामुन भी नहीं मिल रहे, आपको पता है। आप गुलाब जामुन को देख देख कर दुखी हो रहे होंगे, लेकिन मैं आपको याद दिला देता हूँ गुलाब जामुन की फीलिंग लाएं आंखें बंद करके। मज़ा आ गया, मैंने गुलाब जामुन खाया। क्योंकि अपन बहुत सारे काम फीलिंग के आधार पर ही कर लेते हैं। आपको भी पता है, आपने बहुत सारे काम फीलिंग के आधार पर ही किए होंगे। तो देखिए, मैंने कहा गोल चीज़ों को खाने पर होठ कैसे हो जाते हैं? गोल हो जाते हैं। हमने कहा गुलाब जामुन, और गुलाब जामुन भी कैसा है? गोल है। गुलाब जामुन का नाम भी क्या है? गुलाब जामुन ही है। और गुलाब जामुन कैसा होता है? गोल। और ये गुलाब जामुन, गुलाब। और गुलाब जामुन का जो पहला वर्ण है वो क्या है? गु। तो इस गु से अपन निकालेंगे। गु से हैं, गुलाब जामुन से हैं, गोल होठ होते हैं। तो हमने कहा गु उ ओ औ। तो वृत्तमुखी स्वरों की संख्या कितनी आ गई? 4। तो 11 में से 4 गए तो कितने बचे? 7। तो अवृत्तमुखी स्वरों की संख्या कितनी है? 7। अर्थात उ ओ औ के अलावा जितने भी स्वर बचे वो कौन से स्वर कहलाएंगे दोस्तों? अवृत्तमुखी स्वर कहलाएंगे। कौन से स्वर कहलाएंगे? अवृत्तमुखी स्वर कहलाते हैं। कौन कौन से? अ ई री ए और आई। ये सारे के सारे कौन से स्वर कहलाते हैं दोस्तों? अवृत्तमुखी स्वर कहलाते हैं। तो इस प्रकार हमने क्या देखा? हमने स्वरों का जो वर्गीकरण है उसमें स्वरों के 3 भाग पढ़ लिए हैं। उत्पत्ति के आधार पर, उच्चारण मात्रा के आधार पर, और तीसरा है ओष्ठाकृति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। देखिए दोस्तों, मैं एक एक बिंदु को विस्तार से बता रहा हूँ, बिल्कुल हट के चीज़ें बता रहा हूँ। आप ध्यान से समझते रहिए, लिखने पर ज़्यादा ध्यान न दें, क्योंकि ये जो वीडियो है ये चैनल पर ही रहेगा। आप इसे जब चाहें तब देख सकते हैं। मेरे द्वारा जो आपको जानकारी दी जा रही है, मुझे आशा है कि आप पूर्ण रूप से संतुष्ट होंगे। लेकिन ये जो भी ज्ञान मेरे द्वारा प्रसारित हो रहा है उसका आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जा रहा दोस्तों। ये निःशुल्क है। तो मैं आपसे कुछ देने के लिए कुछ पैसे नहीं ले रहा। आप मुझे यदि दे सकते हैं तो क्या देंगे? आप मेरे इस वीडियो क्लास को लाइक करें, इसे अपने दोस्तों में शेयर करें, और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि अगली क्लास के जो आने वाले वीडियो हैं वो उनका जो नोटिफिकेशन है वो आपको तुरंत प्राप्त हो सके। और दोस्तों धैर्य रखें, मैं पूर्ण रूप से आपके बीच में लगातार रहूँगा, और अपन पूरी व्याकरण के जितने भी बिंदु हैं उन सब का, और हिंदी से संबंधित जितनी भी है टीचिंग मेथड है, काव्य शास्त्र है, साहित्य है, इन सब पर मैं पूरी की पूरी क्लासें लेकर आऊँगा। और यदि सब कुछ ठीक ठाक रहा तो बहुत जल्दी ही अपन क्लास का टाइम सेट करेंगे और क्लास को ऑनलाइन चलाने का प्रयास भी करेंगे। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।